हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं और लास्ट टॉपिक है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में किस तरह से होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस प्लांट फोटोसिंथेसिस के जैसी ही होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों में, काफ़ी कुछ सिमिलर है। जैसे हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, उसी तरह से बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस भी होती है। ठीक, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियल सिस्टम के मदद से होती है और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस टोटल जितनी भी इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 50% पार्ट बैक्टीरिया करता है उस फोटोसिंथेसिस का। ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट ही करते हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का भी मेजर रोल होता है इकोसिस्टम में। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करने में। ठीक, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, लिखा है कि बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं और उसको क्या यूज़ करते हैं, उस लाइट को कैप्चर करने के बाद उससे एटीपी और NADPH की सिंथेसिस करते हैं। मतलब क्या किया, प्लांट ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन किया ATP और NADPH को बनाने में। ATP क्या होता है, एनर्जी करेंसी होती है, और NADPH क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर्स होती हैं। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ATP का, कोई भी अगर सेलुलर प्रोसेस है, अगर जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पे ATP यूटिलाइज होती है। और NADPH का क्या फंक्शन होता है, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, रिडक्शन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे NADPH यूटिलाइज होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है ये। उसके बाद जब क्या होता है, ATP और NADPH के यूज़ करने के बाद, मीन्स ATP और NADPH लाइट एनर्जी से तो बन गया। अब इस ATP और NADPH का यूज़ अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए होता है या CO2 के फिक्सेशन के लिए अगर यूज़ होता है ATP और NADPH का यूज़, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई। सबसे पहले तो क्या हुआ, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ATP और NADPH का प्रोडक्शन हुआ, और इस ATP और NADPH का यूटिलाइजेशन अगर CO2 को रिड्यूस करने के लिए हो रहा है, CO2 रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, शुगर बन जाएगी। ठीक, CO2 रिड्यूस होकर शुगर बन जाएगी। ठीक, और इस प्रोसेस को ही हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस। ठीक, जब ATP और NADPH CO2 के फिक्सेशन में यूज़ होती है उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसको मैंने यहाँ डायग्राम के फॉर्म में बनाया हुआ है कि ये सनलाइट थी, माइक्रोब्स ने एब्जॉर्ब की, ATP और NADPH बनाया, फिर उसका यूज़ CO2 फिक्सेशन के लिए किया। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये भी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ही है या उसको डिफाइन करता है। आपको अगर जिसको सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम है वो इसको बना भी देगा तो भी उसकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कंप्लीट मानी जाएगी। अब उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है अभी स्टार्टिंग में कि हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन इकोसिस्टम इज कैरीड आउट बाय माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स की वजह से ही इकोसिस्टम के आधे से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ऐसा नहीं कि केवल प्लांट ही करते हैं। हम लोग जो फोटोसिंथेसिस जब बोलते हैं तो हमारे मन में प्लांट ही आते हैं सबसे पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट के इक्विवेलेंट ही माइक्रोब्स भी उसमें मतलब बराबर से हिस्सेदारी होती है उनकी। ऐसा नहीं है माइक्रोब्स को आप कुछ कम समझ लीजिए कि उनसे बहुत ज़्यादा नहीं होती होगी फोटोसिंथेसिस। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस करने का काम मेनली किसके, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो या कोई भी इकोसिस्टम हो, उसमें माइक्रोब्स ही क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस को जैसे शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन भी होती है और डार्क रिएक्शन भी होती है। वही चीज़ हो गई, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH की फॉर्मेशन होगी और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, CO2 के फिक्सेशन में, जो कि डार्क रिएक्शन में आएगा। पहले भी हम उसको देख चुके हैं, लेकिन उसको अलग अलग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होता है, कि डार्क रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। लाइट का यूटिलाइजेशन केवल ATP और NADPH को ही बनाने में है, इसलिए ये प्रोसेस दिन में होती है और ये वाली प्रोसेस कहाँ होती है, रात में होती है, या डार्क रिएक्शन। ठीक,
तो अब लाइट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कैसे होती है और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप एक तरह से ऑक्सीजन भी रिलीज हो सकती है, तो वो रिएक्शन कैसे होती है, और ऑक्सीजन रिलीज ना हो तो कैसे एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो जो हम नॉर्मली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाइट रिएक्शन, वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ही पढ़ते हैं, जो कि प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया की मदद से होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। मीन्स प्लांट और साइनोबैक्टीरिया लाइट को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच के अलावा ऑक्सीजन की भी फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब लाइट को यूटिलाइज कर रहे हैं ये लोग, तो इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा ना जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल करता है, जो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होता है का मतलब क्या है, ये क्या करता है, ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन को ट्रांसमिट करता है। जिस भी कलर को कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसमिट करता है वही उसी कलर का वो हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि वही हमारी आंखों पे वो कलर पड़ता है तो हम उसको उसी कलर का देख पाते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि वो ग्रीन को ट्रांसमिट करता है, ब्लू और रेड रीजन के कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा ये क्लोरोफिल तो हमारा पिगमेंट हो गया, मेन पिगमेंट। इसके अलावा कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, मीन्स वो क्लोरोफिल की मदद के लिए बने होते हैं। उनमें कौन कौन से पिगमेंट्स आते हैं, अदर पिगमेंट जो एसेसरी हैं, सहायक पिगमेंट कह सकते हैं इसको। उसमें कैरोटिनॉइड्स आते हैं और फाइकोबिलिन्स आते हैं। फाइकोबिलिन्स वो भी हम देखेंगे कि कहाँ हैं। तो एसेसरी पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं, क्योंकि येलो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। और इसमें क्या होता है, कैरोटिनॉइड्स में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है। मीन्स एक बार डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम वाले मॉलिक्यूल कहते हैं, जिनमें एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं उसमें, जैसे रबर होता है ना, जिसमें जैसे रबर बनता है ना आइसोप्रीन यूनिट से, उसी तरह से कैरोटिनॉइड्स भी बनते हैं। तो अब इनके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे बीटा कैरोटीन पाया जाता है प्रोक्लोरॉन में। ठीक है, प्रोक्लोरॉन क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। फ्यूकोजैम्थिन पाया जाता है डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स में। ठीक है, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। फाइकोइराइथ्रिन रेड एल्गी में पाया जाता है, इराइथ्रिन नाम से ही पता चल रहा है रेड कलर का होगा तो रेड एल्गी में पाया जाएगा। फाइकोसाइनिन किस में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में ये भी पाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं। बीटा कैरोटीन हो गया, फीकोक्सैम्थिन हो गया, फाइकोइराइथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। और मेन पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही मेन पिगमेंट होता है और ये बाकी के एसेसरी पिगमेंट्स हैं। एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा, केवल ब्लू और रेड रीजन में ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं अदर रीजन में भी लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो क्या होता है, एक तरह से आप समझ जाइए कि लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने का काम कैरोटिनॉइड्स कर देते हैं। क्लोरोफिल मान लीजिए थोड़ा सा ही एब्जॉर्ब कर पाता है, केवल ब्लू और रेड को, तो बाकी के पिगमेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं। कोई ब्लू में, कोई ग्रीन में, कोई येलो में। इस तरह से ज़्यादा लाइट का यूटिलाइजेशन या एब्जॉर्प्शन हो पाता है। और एब्जॉर्प्शन करने के बाद ये सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट जितना भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसको किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को अल्टीमेटली, क्योंकि काम तो सब क्लोरोफिल को ही करना है। तो ये एसेसरी पिगमेंट्स बस एक तरह से एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, बाकी सारी एनर्जी या फोटॉन्स के फॉर्म में क्लोरोफिल को दे देते हैं, क्योंकि उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फाइकोसाइनिन और फाइकोइराइथ्रिन जो हमने पिगमेंट्स पीछे देखे उनको हम फाइकोबिली प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। तो फाइकोबिली प्रोटीन्स और कैरोटिनॉइड्स को हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है एसेसरी पिगमेंट्स का, सबसे पहले तो एब्जॉर्ब्स लाइट इन द रेंज नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। तो मैंने बता ही दिया कि क्लोरोफिल जिस रेंज में एब्जॉर्ब करता है उसके अलावा जो बचे हुए रेंज होते हैं वाइट लाइट के, उसमें कौन एब्जॉर्ब करता है, एसेसरी पिगमेंट्स। उसके बाद ये अपनी एनर्जी क्लोरोफिल को दे देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस होता है, फोटोसिंथेटिक मशीनरी जो होती है, जितनी भी चीज़ें फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं उनको हम फोटोसिंथेटिक एपरेटस में बोलते हैं। तो फोटोसिंथेटिक एपरेटस को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है कौन, एसेसरी पिगमेंट्स। मतलब क्या है कि मान लीजिए कुछ ऐसी
वेवलेंथ होती है जो फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज कर सकती है। मीन्स क्या हो सकता है कि वो ऑक्सीडेशन कर सकती है किसी न किसी कंपाउंड का। तो इस तरह का ऑक्सीडेशन ना हो जाए, कोई कंपाउंड ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं एसेसरी पिगमेंट्स। ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उस वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हो। तो क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं हो पाता है, फोटोसिंथेसिस आराम से चलती रहती है। अब क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल बनाते हैं। एंटीना मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, एक तरह से क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट्स आपस में खूब सारे कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल का मेन फंक्शन ये होता है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही फोटो रिएक्शन सेंटर को भेज देता है। एंटीना मॉलिक्यूल एक तरह से मीडिएटर का काम करता है, जो लाइट एनर्जी को फोटो रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाने का काम करता है। एंटीना मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, खूब सारा अरेंजमेंट होता है इसमें क्लोरोफिल का और इसके साथ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो मान लीजिए इस वाले क्लोरोफिल ने फोटोन एब्जॉर्ब किया, वो इसको दे दिया, इसने एब्जॉर्ब करके इसको दे दिया, इसने एब्जॉर्ब करके इसको दे दिया, इसने एब्जॉर्ब करके इसको ऐसे करके ये सारी जो जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स या क्लोरोफिल हैं वो आपस में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको एक के बाद एक ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं और कहाँ पहुंचा देते हैं उसको, अल्टीमेटली फोटो रिएक्शन सेंटर पे। फोटो रिएक्शन सेंटर में भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ही अरेंजमेंट होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है वो होता है इसमें, इसको हम कल पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट्स मिल करके एंटीना मॉलिक्यूल बनाते हैं और एंटीना मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी फोटो रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देता है। इतना हम इसको देखिए, फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर हम बहुत ही धीमे धीमे पढ़ते हुए चलेंगे, 2-4 दिन में हमारा 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम एक एक पॉइंट इसका अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलेंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप रट लेते हो, याद नहीं रहती। तो हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि आप लोगों को याद भी हो जाए, आप कभी भी कोई भी पूछे तो आप बता सको कि एंटीना मॉलिक्यूल, अभी आपसे पूछ लिया जाता तो क्या आप बता लेते एंटीना मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको जो नई नई भी पता चलती है। अब कोई पूछेगा आपसे एंटीना मॉलिक्यूल क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो आप बता लोगे कि क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट्स आपस में मिलकर के जो एक यूनिट बनाते हैं उसको हम एंटीना मॉलिक्यूल कहते हैं। और एक एंटीना मॉलिक्यूल में आप समझ जाइए कम से कम 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो होते ही होंगे, और एसेसरी पिगमेंट्स तो उनके साथ देने के लिए लगे ही रहते हैं। एक एंटीना मॉलिक्यूल में 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, इतना लिख लीजिए। कल हम इसके आगे देखेंगे कि PS1 और PS2 जो है फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद उनका क्या हाल होता है, क्या करते हैं, आगे कहाँ कहाँ ट्रांसमिट करते हैं उसको, और किस तरह से ATP और ADPH की फॉर्मेशन होती है और ऑक्सीजन की भी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हमने ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। तो इसको हम कल देखेंगे कि क्या क्या होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।